हैज सम डायपोल मोमेंट। तो ये कल डिस्कशन हुआ था। ओके, उसके बाद मैंने कहा था कि एवरी एटम हैज अ डायपोल मोमेंट ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे देखो डायग्राम में ऑल एटम्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सब एटम्स रैंडमली ओरिएंटेड है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है डायपोल मोमेंट्स, और टोटल डायपोल मोमेंट 0 आती है। ठीक है, स्क्रीन पे जो भी लिखा हुआ है ना स्टूडेंट्स, एक बार देख लो, ये क्लियर है तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। Nothing? Can we go ahead? Yes. Yes. Okay. Okay. तो पैरा के लिए बस ये याद रखो कि टोटल डायपोल मोमेंट इसकी फिलहाल 0 है, बट एवरी एटम हैज अ डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब पैरा को हम लोग आगे देखेंगे। विल नाउ सी सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। नाउ सी, सपोज दिस इज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये सब पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बोला कि अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं, देयर आर मेनी एटम्स, बट एवरी एटम हैज अ डायपोल मोमेंट, पर वो डायपोल मोमेंट मैंने कहा था रैंडमली ओरिएंटेड होती है। एग्री? तो अभी क्या होगा अगर आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ऐसे, सपोज इन दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन अप्लाइड, इसको मैं बोलूंगा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एक फील्ड है जो इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लगाई गई है बाहर से, इट्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो आपको मालूम है एवरी एटम हैज अ डायपोल मोमेंट, सपोज ये डायपोल मोमेंट है। ठीक है, अब याद करो कि ये जो इस एक एटम को देखो, इसको छोटी सी डायपोल मोमेंट है, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर टॉर्क लगाएगी, टॉर्क ऐसे काम करेगा सो दैट m becomes parallel to the b ना, ऐसा होता है ना कि Yes. the tendency of torque is to make the m bar parallel to the b bar ना, वही यहाँ पे होने वाला है। तो ध्यान से डायग्राम देखो। ठीक है, ये जो m bar है ना, वो डायपोल मोमेंट रोटेट होगा एंड डायपोल मोमेंट विल अल्टीमेटली कम्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हो जाएगी ना m bar। दिस विल नॉट बी हैपनिंग फॉर वन एटम, सारे एटम्स के लिए ऐसा होगा लाइक दिस। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, इफ यू अप्लाई प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द डाइपोल्स मे गेट अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ना, सब डाइपोल ऐसे अलाइन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो गया कि अनमैग्नेटाइज्ड है स्टिल? Magnetized हो गया। Magnetized. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि व्हेन दिस पैरामैग्नेटिक मटेरियल, okay, it is placed in a magnetic field, okay, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है ना, okay, it gets magnetization, it get magnetized, सारे डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ गए ना। तो एक बात बताऊं, अगर मैं इसका ये सब डायपोल एक ही डायरेक्शन में आ गए, अब अगर आप इसकी टोटल डायपोल मोमेंट निकालोगे, टोटल डायपोल मोमेंट, वो 0 तो नहीं आने वाली है, इट विल बी नॉन जीरो ना, 0 रहेगी अभी सब नहीं, टोटल नॉन जीरो आएगी। द टोटल डायपोल मोमेंट जो प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं कर दूं तो वो भी नॉन जीरो आएगा। क्या आता है ये टोटल डायपोल मोमेंट प्रेजेंट पर वॉल्यूम? Magnetic intensity. तो मतलब ये मैग्नेटाइज्ड हो गया है तो इसकी आई रहेगी ना। ठीक है, अगर आपको याद है कि आई जो है ना, आई ऑफ एनी सब्सटेंस इज गिवन बाय ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। ठीक है, तो इसमें देखो ये जो डायरेक्शन है, सी दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, राइट? ये डायरेक्शन आई का भी होता है, और जो ये बी का डायरेक्शन है, बी, यही डायरेक्शन एच का भी होता है। तो यहाँ पर आई और एच एक ही डायरेक्शन में माने जाएंगे, सेम डायरेक्शन है। तो ये देखो, ये आई और एच दे आर इन द सेम डायरेक्शन, तो ससेप्टिबिलिटी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी ना, नेगेटिव तो नहीं रहेगी, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव रहती है किसकी? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। ओके, susceptibility of paramagnetic substance is positive. Do you remember about susceptibility of diamagnetic substance? Negative था। Negative. हाँ, तो ये पॉजिटिव है, ये सब चेंजेस हैं। आई होप यू आर नोटिंग अलोंग विथ मी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इसका पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, अगर आपको याद है ये होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है,
अब कि 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी खुद एक पॉजिटिव नंबर है। अब एक एग्जांपल ले लो कि सपोज ससेप्टेबिलिटी है 5 और +10 20 इसके आसपास ही होता है, छोटा ही रहता है, ज्यादा बड़ा नहीं रहती है। 5 ही ले लो, चलो 10 ले लो, तो भी कितना है, रिलेटिव परमिएबिलिटी 11 आएगा, फिर तो एक ज्यादा आएगा उससे, तो मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 हुआ ना एटलीस्ट, ठीक है। तो मतलब इन सब्सटेंस में से मैग्नेटिक लाइंस इंक्रीज होंगी कि डिक्रीज होंगी एज यू कीप इट इन द फील्ड? इंक्रीज होंगे। ये ज्यादा परमिएबल है, मतलब ज्यादा लाइंस इसमें से पास होंगी कंपेयर टू वैक्यूम। इट्स मोर परमिएबल, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अ रिलेटिव परमिएबिलिटी मोर देन 1, ठीक है। नोट करते जाओ और समझते जाओ इसको, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कोई इतने खास अच्छे सब्सटेंस नहीं होते हैं। व्हाई दे आर नॉट गुड? गुड मतलब मैग्नेटिक मटेरियल इनमें से नहीं बनाया जा सकता। यू कैन नॉट मेक अ परमानेंट मैग्नेट फ्रॉम पैरामैग्नेटिक। उसका रीजन ये है कि अभी देखो आपने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है। जैसे अब इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेके आओगे ना, सपोज यू ब्रिंग देम आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड के बाहर लेके आओ, तो क्या होता है, आप ये जो डायपोल्स, आप ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो, इसमें सारे डायपोल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन थे ना। लेकिन जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेके आओगे, सपोज मैंने मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बिकम 0, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहा हूं मैं, तो टॉर्क भी नहीं लगेगा। जो टॉर्क लगाती है मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क भी नहीं लगेगा। बिना टॉर्क के क्या होता है, अगर टॉर्क नहीं लग रहा है तो ये डायपोल्स है ना, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन डायपोल वापस रैंडम हो जाएंगे, लाइक दिस। डायपोल मोमेंट फिर से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। थर्मल वाइब्रेशन होती रहेगी, एटम्स वाइब्रेट करेंगे एंड अगेन दे गेट रैंडम। तो अभी बताओ वापस डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी इसकी? 0। तो ये टेम्पररी बन सकता है, मतलब जब तक फील्ड के अंदर रखोगे तब तक मैग्नेट की तरह काम करेगा, जैसे बाहर आया इसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाती है। इसलिए ये इतने अच्छे सब्सटेंस नहीं है मैग्नेट बनाने के लिए, दे आर नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग अ मैग्नेट। बट या हमारी नेचर जो है, हमारी जो इतनी ब्यूटीफुल डाइवर्स नेचर है, नेचर में इस टाइप के मटेरियल्स भी मिलते हैं जो मतलब फील्ड के अंदर रखा तो मैग्नेटिक होते हैं, बट बाहर निकाला तो वो नॉन मैग्नेटिक बन जाते हैं। नॉट वेरी मच यूजफुल, दीज आर द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरा की कुछ और पॉइंट्स बता रहा हूँ, ध्यान से इसको रखना माइंड में, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना, दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड, दे आर नॉट रिपेल्ड बाय द फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखते हो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मतलब एवरी एटम एक्सपीरियंस द अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। देखो कल मैंने शायद डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बताया था कि दे आर वीकली रिपेल्ड बाय द फील्ड, याद है? तो वो रिपेल जिस बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसे ही बेसिस पे आप अट्रैक्शन खुद भी समझ सकते हो कि कैसे अट्रैक्शन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अट्रैक्टेड बाय द फील्ड ना, इसका मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सपोज ये मैग्नेट है, नॉट साउथ, ये इस मैग्नेट की ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने सुना होगा कि जैसे जैसे आप इस मैग्नेट से दूर जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है ना। यस। यहाँ पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, एज यू मूव अवे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक होगी, इससे बराबर डायग्राम समझ में आ रहा है? तो ये होगा। अब देखो सपोज आपने यहाँ पर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, यहाँ पर रखा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। अट्रैक्टेड मतलब जो मैग्नेट है जिसने ये फील्ड बनाई है, वो मैग्नेट अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन की वजह से ये इस तरफ फोर्स फील करेंगे ना, इस तरफ अट्रैक्ट होंगे ना टुवर्ड्स द फील्ड। तो अट्रैक्शन की वजह से ये कहां से कहां जाएंगे? कैन आई से दैट दे विल गो फ्रॉम वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड टुवर्ड्स व्हिच पार्ट? स्ट्रॉन्गर पार्ट। हाँ, तो कभी कभी यही चीज जो मैंने अभी लिखी है, दे आर अट्रैक्टेड बाय द फील्ड, इसी को कभी कभी बुक्स में उल्टा करके लिखा जाता है। वो बोलते हैं कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं बोलूं वो वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं, मतलब वही अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसको ऐसे बोल सकते हो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू द वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाते हैं, मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड में अंदर अंदर जाना चाहते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ जाते हैं, बिकॉज दे आर अट्रैक्टेड बाय द फील्ड।
क्विकली नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम नोट करो या सीधा लिखो that whenever paramagnetic substances are placed in a magnetic field, they move from weaker magnetic field to the stronger field. ठीक है। अब हम लोग हाँ नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूँ पैरामैग्नेटिक के लिए। देखो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले इसका ससेप्टिबिलिटी एक्सप्लेन किया था कि ससेप्टिबिलिटी इनका पॉजिटिव रहता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ससेप्टिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैंने कल बताया था कि नेगेटिव होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले हम लोग पैरा की बात कर लेते हैं, वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ पैरा। ये पैरामैग्नेटिक के लिए है और ये डायमैग्नेटिक के लिए। तो ये देखो ससेप्टिबिलिटी लिखा मैंने। अब होता क्या है कि अगर आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, ठीक है, मतलब उसको हीटअप करो, तो क्या होता है, सुनो ध्यान से। जब आप उसको हीटअप करोगे ना, तो सारे एटम्स का जो वाइब्रेशन है, थर्मल वाइब्रेशन बढ़ने लगेगा, एटम्स विल वाइब्रेट मोर विगरसली, और उससे क्या होगा, आपको क्या लगता है, वो सारे डाइपोल्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करके रखते हैं, जो हम लोग मैग्नेटाइज करके रखते हैं, वो मैग्नेटाइजेशन थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा कि वीक हो जाएगा? व्हाट डू यू फील ऑन? वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा, वीक। हाँ, तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, मैग्नेटाइजेशन थोड़ी सी कम हो जाती है सब्सटेंस में, ठीक है, रैंडमनेस आ जाती है एटम्स में, तो मैग्नेटाइजेशन अल्टीमेटली डिक्रीजेस, ठीक है। तो वो मैग्नेटाइजेशन जो आई से मेजर करते हैं ना, आई डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद होगा ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज आई बाई एच, मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट एच। तो आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, उससे एच नहीं बढ़ेगा, एच तो वैसा का वैसे रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी बदल जाएगी आपके टेम्परेचर बढ़ाने से। यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो वो जिस फील्ड में रखा है वो फील्ड थोड़ी बदलेगी टेम्परेचर से। तो एच कांस्टेंट है, लेकिन जैसे मैंने अभी समझाया, आई थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से ससेप्टिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब द सब्सटेंस बिकम लेस ससेप्टेबल, लेस सेंसिटिव, उसकी मैग्नेटाइजेशन कम हो जाती है जब उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, वो सबसे पहले क्यूरी ने फाइंड किया था, मैडम क्यूरी ने। okay. आपने मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा ना, मैरी क्यूरी। यस। okay. ग्रेट साइंटिस्ट एंड फीमेल साइंटिस्ट शी वाज। okay. बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका भी फिजिक्स में एंड एज वेल एज केमिस्ट्री में। मैडम मैरी क्यूरी, ग्रेट साइंटिस्ट, इन्होंने ये फाइंड किया था, और इसकी वजह से उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम था क्यूरी लॉ, ठीक है, ठीक है। क्यूरी लॉ पहले हम लोग पैरामैग्नेटिक के लिए देख रहे हैं, और बाद में ये फेरोमैग्नेट्स के लिए भी होता है, तो अब इसको मैं बोलूंगा क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो क्यूरी लॉ है वो बता रहा हूं मैं। तो क्यूरी ने इसके लिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लिखा था ये कि फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, particularly for para only substances, susceptibility of that substances is inversely proportional to the absolute temperature. ये temperature Kelvin में होना चाहिए, it has to be in Kelvin. Okay. Susceptibility is inversely proportional to temperature. मतलब जैसे तुम temperature बढ़ाओगे, substance की susceptibility उतनी नहीं रहेगी, वो कम susceptible हो जाता है, ठीक है। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप आप इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो कुछ कांस्टेंट डालना पड़ेगा ना, वो कांस्टेंट सी डाल जाता है, सी, तो कांस्टेंट इज सी, और इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट, और इसको बोलते हैं क्यूरी लॉ, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी कम हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। यूजुअली हम लोग ऐसे टेम्परेचर बार बार बढ़ाते कम नहीं करेंगे, लेकिन अगर किया तो ससेप्टिबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। अब देखो ये चल ही रहा है, तो मैं इसके साथ साथ आपको डायमैग्नेटिक का भी बता देता हूँ, बेटर विल डिस्कस अबाउट डायमैग्नेटिक आल्सो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का आपको याद है कि ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, याद है? नेगेटिव क्यों होती है वो याद है क्या? व्हाई इट इज पर्टिकुलरली नेगेटिव? क्योंकि क्या था कि जब ये आप मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगाते हो, सपोज ये मैंने बी लगाया मैग्नेटिक फील्ड, तो डायपोल मूवमेंट इसमें इंड्यूस हो जाती है, एवरी एटम में डायपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाती है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ द बी और ऑपोजिट टू द बी, कुछ याद है ऐसा? अपोजिट टू बी। Opposite to the B. तो ऐसा होता था शायद, ठीक है। तो इसी वजह से इसका ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, ठीक है,
तो ऑफ कोर्स रैंडमनेस बढ़ना चाहिए, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे थर्मल वाइब्रेशन बढ़ता है, एटम ज्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, तो ये ऑफ कोर्स ये थोड़ा मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि इसका मैग्नेटाइजेशन ऑलरेडी वीक होता है, इट्स ऑलरेडी वीक। कल मैंने कहा था कि वो वीकली मैग्नेटाइज होते हैं और वीकली अट्रैक्ट होते हैं, तो ऑलरेडी वीक है। लेकिन जिस वजह से ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुआ है ना, जिस वजह से ये मतलब ये बना है डायपोल मोमेंट, वो वजह मैंने आपको कल नहीं बताई थी, वो कुछ क्वांटम मैकेनिक्स में आती है। जो रीजन है ना इसके इंड्यूस होने का, वो रीजन आपको नहीं मालूम है वो, लेकिन जो रीजन है जिससे ये डायपोल मोमेंट इंड्यूस हुई है, वो रीजन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे भी ना तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डायपोल इसी डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, ठीक है, मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जो फोर्स है ना, जिस फोर्स ने इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोक के रखा है, ऑपोजिट टू द बी है ना, वो ऑपोजिट टू द बी में वो रुके हुए हैं, जो चीज है जो इसको रोक के रखती है, ठीक है, वो चीज टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर पाती है। तो कुछ भी करो आप, वो चीज उसको रोक के रखेगी उसी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई यहाँ पर ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है इन द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। हियर ससेप्टिबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। खाली इतना याद रखोगे तो भी चलेगा, टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इट रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो डाई और पैरा समझ में आ रहा है अभी, ठीक है, आगे बढ़े। पैरा के मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ, द सब्सटेंस विच आर पैरामैग्नेटिक, उनके कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। कल मैंने आपको डायमैग्नेटिक एग्जांपल्स दिए थे क्या? दो लग्जरीज, दो नेसेसरी ऑफ लाइफ। नेसेसरी कौन कौन सी थी? नेसेसरी ऑफ लाइफ कौन से एग्जांपल्स? एयर वाटर एयर वाटर तो NaCl Hg। हाँ हाँ, नमक भी चाहिए ना, खाने में नमक डालना ही पड़ता है, Yes. वो भी नेसेसरी। तो वो डायमैग्नेटिक के एग्जांपल थे। आज मुझे पैरा के एग्जांपल देने हैं, ये भी मैं ऐसे दूंगा। पहले मैं लिखूंगा एक नेसेसरी। नेसेसरी होती है O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको मालूम है वो नेसेसरी है, बट ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होती है, प्योर ऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक, ओके। उसके बाद जो है लग्जरीज बताया था, लग्जरीज में मैंने गोल्ड सिल्वर बताया होगा, राइट? तो हाँ, उसमें एक आएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम आपको मालूम है, प्लेटिनम की ज्वेलरी भी बनती है, प्लेटिनम इज अ वाइट गोल्ड, Yes. तो प्लेटिनम भी लग्जरी में आएगा। तो देखो, एक नेसेसरी एक लग्जरी। उसके बाद मैंने ABC बताया था, ABC ऐसा कुछ था, एंटीमनी बिस्मथ कॉपर ऐसा कुछ था। आज मैं बताऊंगा AMC। जैसे याद करना है करो, AMC मतलब अंबरनाथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसा कुछ बोल सकते हो, जैसे भी आप याद करो। तो AMC है, इसमें ऑब्वियसली A एंटीमनी नहीं होगा, A है एल्यूमिनियम, M है मैंगनीज और C है क्रोमियम। एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम, प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सब एग्जाम्पल हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, ठीक है। These are the paramagnetic substances, ठीक है। इसके साथ आपका पैरामैग्नेटिक खत्म हो गया, फिनिश्ड पैरामैग्नेटिक, क्लियर है? yes हाँ, तो ओके, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्विकली नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ, विच इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। लेट्स सी नाउ व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। फेरो एक बार देख लेते हैं। देखो, फेरो नाम ही आपको दिख रहा है, फेरस से आया होगा, फेरस फेरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यूजुअली पता है तीन टाइप के, मैं पहले फेरो के एग्जांपल बता देता हूँ। देयर आर 3 मटेरियल्स व्हिच आर फेरोमैग्नेटिक, 3 है जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं। एक होता है आयरन, आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आयरन का नाम ही फेरस है ना, तो इट्स अ फेरो। दूसरा एक है कोबाल्ट और एक है निकिल। इसके अलावा एक या दो और एलिमेंट्स हैं ऐसे जो फेरोमैग्नेटिक हैं, लेकिन वो बहुत ही रेयरली मिलते हैं वर्ल्ड में, मतलब बहुत रेयर एलिमेंट्स हैं और वो रेडियो एक्टिव भी हैं, इसलिए हम लोग उसको काउंट भी नहीं कर रहे हैं। आपको मिलेंगे ही नहीं, वो मटेरियल बहुत कम होते हैं नेचर में। मैंगनीज होता है, हाँ, मैंगनीज नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा, कौन सा मटेरियल बोल रहा? मैंगनीज मैंगनीज, मैंगनीज उसमें आया था ना, पैरामैग्नेटिक में बोला था मैंने, मैंगनीज AMC
एल्यूमिनियम, मैंगनीज, क्रोमियम। मैंगनीज क्रोम इसमें आता है, पैरामैग्नेटिक में आता है। पैरामेट्रिक। हाँ ठीक है, तो ये देखो आयरन, कोबाल्ट और निकेल मैंने बता दिया। ठीक है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, वो यूजुअली सॉलिड्स ही होते हैं, लिक्विड्स कैन नॉट बी अ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट। रीजन क्या है उसका बताता हूं मैं अभी, बट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑलवेज सॉलिड। अगर कोई सॉलिड नहीं है, लिक्विड दिया हुआ है ना आपको, लिक्विड फेरो नहीं हो सकता है, लिक्विड कैन नॉट बी अ फेरो। अगर फेरो है तो वो सॉलिड ही होगा पक्का। यूजुअली सॉलिड्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, आपको मालूम है यूजुअली आयरन, कोबाल्ट सब सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो दे आर सॉलिड्स एंड दे आर फेरो। फेरो में क्या होता है ध्यान से देखो। ठीक है, मैं अभी फेरो की प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सी इट केयरफुली। सी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से आप ही थोड़ा सोच के बताओ, एवरी एटम विल हैव अ सम डायपोल मोमेंट और एवरी एटम विल हैव अ जीरो मोमेंट? Will have dipole moment. Have dipole moment. होगी ना। तो देखो अभी मैं डायपोल मोमेंट बना रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे बहुत सारे अभी एटम्स बनाने वाला हूँ। दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके बहुत सारे मैं एटम्स अभी बनाने वाला हूँ, लेकिन हर एक एटम के पास डायपोल मोमेंट होगी। ठीक है, इधर मैं पहले लिख देता हूँ, therefore each atom has some dipole moment। ठीक है, देखो अब डायपोल मोमेंट बना देता हूँ, ये देखो ये एटम्स बना रहा हूँ और उसकी डायपोल मोमेंट बना रहा हूँ। हाँ देख के लग रहा है कि हाँ सर ये तो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, शायद शायद ये मैग्नेटाइज्ड है ऑलरेडी। हाँ बराबर बराबर, लेकिन अभी आगे देखो। लग रहा है कुछ तो, हाँ एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, लेकिन फिर भी लग रहा है नहीं नहीं रैंडम भी है शायद, दोनों लग रहा है क्या? Yes. कुछ अलग मिलना चाहिए ना। पैरा और डाय तो मैंने देख लिया, डायमैग्नेटिक में एक भी एटम के पास मूवमेंट नहीं था, वो इंड्यूस हुआ था मूवमेंट। पैरा में चलो था लेकिन रैंडम था। फेरो में कुछ तो नया दिख रहा है जो पहले हमने नहीं देखा है। एक मिनट ना, लेट मी जस्ट कंप्लीट। ये डायग्राम बनाना नहीं, एग्जाम में नहीं बनाना है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए ऐसे ही, मतलब तो ऐसा कुछ है। ये सारे छोटे छोटे एटम्स हैं, मैंने आपको मालूम है मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं। ये इसको देखिए क्या बोलोगे, ऑल द डायपोल्स आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन और दे आर नॉट अलाइंड एक्चुअली, और दे रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडम बोलोगे कि ऑल इन अलाइंड इन वन डायरेक्शन, क्या बोलना चाहिए इसको? कि मिक्सचर है दोनों का। मिक्सचर है दोनों का। हाँ इसमें लग रहा है कि ये अलाइन है एक ही डायरेक्शन में, लेकिन ऐसे छोटे छोटे लोकल ग्रुप्स बने हुए हैं, वो लोकल ग्रुप जो है वो सब एक ही डायरेक्शन में, फिर दूसरा ग्रुप आ जाता है उसके, वो सब अलग डायरेक्शन में। कहने से छोटी छोटी Yes. ग्रुपिंग बनी हुई है। Yes. हाँ छोटी छोटी ग्रुपिंग है। ये देखो ये सब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये सब भी एक ही डायरेक्शन में है, ये सब भी एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये सब इसको इसको जब मैंने पहली बार मैंने देखा था ना एज ए स्टूडेंट, मैंने जब इसको पहली बार पढ़ा था, मुझे ये देख के सीधा से इंडिया याद आया था कि ये तो इंडिया है। ऐसा इंडिया भी ऐसा ही है, हर एक स्टेट में अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, और सब स्टेट एक दूसरे से अलग अलग है, लेकिन सबकी यूनियन से इंडिया बनता है। कुछ कुछ इंडिया के जैसा है, एवरी स्टेट हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज बट ऑल स्टेट्स आर कंबाइंड टू बिकम वन कंट्री। वैसे ही ये भी है ना, हर एक डायपोल अलग अलग डायरेक्शन में है सब, लेकिन सब में जुड़ के ये पूरा क्या बन गया है, फेरोमैग्नेटिक। तो ये छोटे छोटे ग्रुप्स दिख रहे हैं क्या आपको, ये वाला ग्रुप? ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स को बोलते हैं डोमेन। डोमेन, ओके ठीक है। डोमेन्स इरेगुलर शेप में होते हैं, ऐसे देखो एक एक डोमेन को आप देखो, कोई प्रॉपर शेप नहीं है कि वो सर्कुलर शेप के हैं या ट्रायंगल शेप के हैं, दे आर डोमेन आर इरेगुलर इन शेप। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कहने से कंसिस्ट ऑफ डोमेन्स। अब आप क्वेश्चन आएगा कि सर डोमेन्स क्यों है वगैरह, वो इसकी एक प्रॉपर्टी है जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है, हायर फिजिक्स में आती है वो, क्वांटम मैकेनिक्स चाहिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए। एक प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से ये डोमेन्स बनते हैं। That property can be explained on the basis of quantum mechanics. That's why we cannot go into that. Quantum mechanics में उसका explanation है कि क्यों बनते हैं डोमेन्स। फिलहाल हमको खाली समझना है कि डोमेन्स होते हैं इसमें। तो कहने से ferromagnetic substances are those which contain small groups and those groups are called as domains.
ठीक है, ठीक है, डोमेन्स होते हैं। अब एक बात बता, अभी आप एक एक करके डोमेन को देखो। डोमेन के अंदर जो सारे डाइपोल्स हैं वो सब एक ही डायरेक्शन में है ना, ठीक है। Yes. तो आपको ये क्यों बनाने का, इतना कौन लेंथी डायग्राम बनाएगा? उसकी जगह मैं डोमेन को देखो ऐसा बना सकता हूँ, देखो अभी ये देखना, ऐसे हो गया। ये एक ही एरो बनाऊंगा। ये एरो क्या इंडिकेट करेगा कि ये सारे डायपोल्स इसी डायरेक्शन में है, एरो के डायरेक्शन में, बराबर। तो ऐसे करके मैं सारे डोमेन्स को बना सकता हूँ ना, बराबर ना। ठीक है, तो मैं ये सेम डायग्राम ही, मैं ऐसा नहीं कुछ दूसरा बना रहा हूँ, सेम डायग्राम बट आई विल ड्रॉ इन स्लाइटली डिफरेंट वे। अब मैं उसको ऐसे बनाएंगे, बराबर, ऐसे बना सकते हैं। तो एग्जाम में अगर आया था आप ऐसा बना सकते हो, आपको वो पहले वाला डायग्राम नहीं बनाना है, वो मैंने आपके नॉलेज के लिए खाली बनाया था। एग्जाम में आप ये बना सकते हो, दीज आर डोमेन्स, ठीक है। अब एक बात बता, आपको यहाँ पे ये डायग्राम में देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि बस 6 डोमेन्स हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6, सर ने 6 डोमेन बनाए, 6 होंगे। 6 नहीं होते एक्चुअली में, देयर आर मिलियंस ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स भी बहुत होते हैं। इन एनी नॉर्मल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस देयर आर मिलियंस ऑफ डोमेन, हजारों लाखों डोमेन्स होते हैं। और देखो आप खुद डायग्राम में देख सकते हो, सारे डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है ना, कोई इधर कोई उधर जा रहा है। तो हजारों लाखों डोमेन्स हैं, सब रैंडमली ओरिएंटेड हैं। तो एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल डायपोल मोमेंट कितनी आएगी इस सब्सटेंस की भी? 0. Zero. यस, फेरो की भी टोटल डायपोल मोमेंट 0 होती है, ठीक है। अब कुछ लोगों को डाउट आएगा, सर इसकी भी 0 है, ऐसे कैसे? तो मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करो, आप एक आयरन का पीस ले लो नॉर्मल, उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मत रखो, ऐसे नॉर्मली हाथ में पकड़ो आयरन का पीस। क्या वो मैग्नेट की तरह काम करता है कि वो नॉन मैग्नेट है फिलहाल? नॉन मैग्नेट है. हाँ, अभी के लिए नॉन मैग्नेट। हाँ, क्योंकि वो उसकी टोटल डायपोल मोमेंट 0 है। देखो जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, अभी वो सब आयरन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आयरन भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। सो जो मैं आयरन की डिस्कशन कर रहा हूँ, तो इमेजिन करो मेरे पास आयरन है, उसके अंदर छोटे छोटे डोमेन्स होंगे, वो सब डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है, तो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। टोटल डायपोल मोमेंट नहीं है आयरन के पास, इसलिए आयरन मैग्नेट नहीं होता है। वो आयरन आयरन है, मैग्नेट मैग्नेट है, दोनों अलग होते हैं। तो अभी तक समझा जो बताया? आगे बढ़ो, ठीक है। अब देखो, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आप ले लो, टेक दैट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको अगर आप एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगाओगे, फील्ड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वीक में ये नहीं होता है, तब आपने एक स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर रखा उसको। वी अप्लाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाने पे क्या था पता है? सेम वही चीज होती है जो पहले होती है, सारे डोमेन्स के ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वजह से डोमेन्स ट्राई टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द बी। डोमेन अपने आप को डायरेक्शन ऑफ द बी में ऐसे अलाइन कर देंगे, ऐसे। कंपेयर द फर्स्ट डायग्राम एंड सेकंड डायग्राम, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ऐसा क्यों हुआ, समझ गया क्यों ऐसा अलाइन हो गए? ठीक है, टॉर्क की वजह से ना, एम बी साइन थीटा टॉर्क। तो कैन आई से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है व्हेन यू कीप इट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड? Yes. सो मैं वो आप लिख सकते हो, वो व्हेन दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग लगानी चाहिए, वीक से नहीं होता है, मैं बताता हूँ क्यों, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लगानी पड़ती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। देन all domains align themselves in one direction, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों लगानी पड़ती है वो समझा देता हूँ, थोड़ा सा याद रखो। देखो डोमेन क्यों बनते हैं मैंने आपको नहीं बताया था, मैंने कहा था वो उसका रीजन क्वांटम मैकेनिक्स में है कि डोमेन क्यों बनते हैं। मैंने वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं दूंगा, खाली उस फिनोमेना का नाम बता देता हूँ। एक फिनोमेना का नाम है एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग, एक्सचेंज कपलिंग एक फिनोमेना है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सचेंज कपलिंग वो रीजन है जिससे डोमेन्स बनते हैं, ठीक है। अब बार बार मैं अभी इसको एक्सचेंज कपलिंग बोलूंगा, एक्सचेंज कपलिंग से ही डोमेन बनते हैं। अब होता क्या है कि एक्सचेंज कपलिंग एक स्ट्रॉन्ग फिनोमेना है, वो रोक के रखती है डोमेन को इतना इजीली वो घूमने भी नहीं देगी। जैसे जो डोमेन है वो वैसा का वैसे रहता है, उसको घूमने नहीं देती है। तो अगर आप इसको घुमाना है, यू वांट टू ब्रिंग द ऑल डोमेन्स इन द वन डायरेक्शन, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लगानी पड़ती है। वीक लगाओगे ना तो वो डोमेन घूमेंगे ही नहीं, क्योंकि एक्सचेंज कपलिंग उनको रोक के रखेगी। तो बिकॉज ऑफ एक्सचेंज कपलिंग यू नीड टू अप्लाई स्ट्रॉन्ग फील्ड टू रोटेट देम, काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लगानी पड़ती है। वीक लगाओगे तो नहीं घूमेंगे वो डोमेन्स।
तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड से ये सारे डोमेन अलाइन हो गए एक ही डायरेक्शन में। अब बताओ ये सब्सटेंस है, ये सपोज बेसिकली आपका आयरन ही है, इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ये आयरन ही है बेसिकली, केप्ट इन अ फील्ड। अब क्या ये मैग्नेट की तरह काम करेगा क्या, मतलब सारे डायपोल अलाइन हो गए हैं, ठीक है, तो मतलब इज इट हैविंग डायपोल मोमेंट और नो डायपोल मोमेंट स्टिल? Dipole moment having. है ना। अब इसको क्या करेंगे, सपोज मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले लिया, फील्ड के अंदर रखा, अभी मैंने इसको बाहर लेना पड़ेगा ना। तो देखो सारे डोमेन अलाइंड है, तो मैं एक ही डोमेन बना देता हूँ ऐसा, मतलब ऊपर वाला डायग्राम को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, नीचे मतलब सारे डोमेन को मिला के एक ही डोमेन दिखा देता हूँ मैं। अब सपोज आपने इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेके आए, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई थी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो आपने क्या कर दी, 0, ठीक है। अब लेकिन एक्सचेंज कपलिंग तो नहीं 0 होगी ना, वो तो रहेगी ना एक्सचेंज कपलिंग, वो तो फिनोमेना रहेगी, वो डोमेन्स को क्या करके रखती है, एक ही डायरेक्शन में अलाइन करके रखती है। तो एक्सचेंज कपलिंग की वजह से अब ये वापस रैंडम नहीं हो जाएंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, मतलब इट इज नॉट अ टेम्पररी, इट विल रिमेन परमानेंट इन दिस डायरेक्शन, परमानेंट रहेगा इस डायरेक्शन में। तो एक बार बताओ, फील्ड आप निकाल दो, लेकिन एक्सचेंज कपलिंग की वजह से ये डोमेन रहेंगे इसी डायरेक्शन में। तो मतलब अभी ये क्या हो गया, ये ऐसे लगेगा, ऐसे बिहेव करेगा, डोमेन्स रैंडम नहीं हो जाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो ये कुछ परमानेंट मैग्नेट की तरह काम कर रहा है कि टेम्पररी बनाई है अभी कुछ? Permanent. परमानेंट आपने मैग्नेट। आपने देखो इसको फील्ड के बाहर निकाल दिया, फील्ड के बाहर भी ये डोमेन अलाइंड है अभी भी। ऐसा पैरा के साथ नहीं होता था, आई थिंक पैरा में वापस मैंने बोला था वो रैंडम हो जाते हैं जब फील्ड के बाहर निकालते हो, लेकिन यहाँ पे ये डोमेन्स अभी भी अलाइंड है एक ही डायरेक्शन में ड्यू टू एक्सचेंज कपलिंग। तो इसके लिए आप क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आप ये पॉइंट लिख लो पहले अपने नोटबुक में, दैट when we remove the ferromagnetic substance from the magnetic field, okay, when we remove the substance from the magnetic field, domain still aligns, still remain aligned in the same direction, okay, लिख लो, domain still remain aligned in the same direction, okay, so that's why ये जो ferromagnetic materials है ना, that's why जो ferromagnetic materials हैं, they are okay used to make permanent magnets ना। आप समझ सकते हो इस पॉइंट को, परमानेंट इससे क्यों बनाए जाएंगे, दे आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये डोमेन थियरी समझा अभी तक जो बताया? इसलिए आपने एक बात बता, आपने वो देखा होगा कि एक तो आपने एक चीज देखी होगी कि एक स्टील के स्क्रू आते हैं, स्क्रूज आते हैं जो स्टील के होते हैं, वो स्क्रू ड्राइवर से अट्रैक्ट होते हैं, जैसे देखा है कभी स्क्रू ड्राइवर उनको Yes. पकड़ के रखते हैं? Yes. वो क्या होता है, वो जो स्क्रू ड्राइवर है ना, वो मैग्नेटिक होता है, मतलब उसमें थोड़ा सा मैग्नेट डाल देते हैं हम लोग, तो स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटिक हो जाता है। स्क्रू ड्राइवर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है छोटी सी, उसमें जब वो स्क्रू आता है, स्क्रू स्टील का बना होता है, स्टील फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आता है, स्टील इज ऑल्सो फेरोमैग्नेटिक, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, इसलिए वो स्क्रू उसको अट्रैक्ट होता है स्क्रू ड्राइवर को, मतलब वो फील्ड के अंदर आता है, दैट्स व्हाई इट गेट मैग्नेट, इट बिकम मैग्नेट। तो वो चीज होती है, आपने देखी होगी ये चीज। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अभी फेरो की कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं मैं, ठीक है। एक बात बताओ, इसकी अगर मैं फेरो की ससेप्टिबिलिटी की बात करें, ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव रहती है एंड इट इज वेरी 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 हाई कंपेयर टू पैरा की बात, कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, ससेप्टिबिलिटी ऑफ आयरन, इफ आई टेल यू, अप्रोक्सीमेटली 5000 है इसकी ससेप्टिबिलिटी, काफी ज्यादा है, इट्स नॉट अ स्मॉल ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये इसके आसपास होती है आयरन की ससेप्टिबिलिटी, आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है विथ ससेप्टिबिलिटी नियर अराउंड 5000, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, तो कभी भी आप ससेप्टिबिलिटी लिखोगे ना, यू शुड राइट दिस वे, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप समझ सकते हो कि म्यू आर भी बहुत ज्यादा होगा 1 से, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। म्यू आर ज्यादा है मतलब रिलेटिव परमिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब ये बहुत ज्यादा परमिएबल हो गया ना, ठीक है। इज इट दे आर वेरी मच परमिएबल कंपेयर टू वैक्यूम, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर हाईली परमिएबल ना, बहुत ज्यादा परमिएबिलिटी होती है इनकी, मतलब मैग्नेटिक लाइंस बहुत इजीली इसमें से अच्छे से पास हो पाती है। उसका मैं डायग्रामेटिकली ये समझा देता हूँ, देखो सपोज ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस है, ये भी
लेकिन ये वैक्यूम में है, दिस लाइंस आर पासिंग इन अ वैक्यूम। इसको B0 लिख देता हूँ। अब आपने क्या किया, वैक्यूम की जगह पे यहाँ पे आयरन रख दिया, वैक्यूम ही है लेकिन उसको हटा के उसकी जगह आयरन रख दिया, तभी लाइंस को आयरन में से पास होना पड़ेगा, लाइंस नीड टू पास थ्रू आयरन। तो जब ये आयरन से पास होती है ना, लाइंस का नंबर ड्रास्टिकली बढ़ जाता है ऐसे, ये सब लाइंस है ऐसे, इनसाइड आयरन इनका नंबर बढ़ जाता है, कि आउटसाइड द आयरन वो नहीं होंगे लेकिन इनसाइड बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा लाइंस पास होती है आयरन से, इसलिए मैं बोलूंगा आयरन बहुत ही ज्यादा परमिएबल हो गया ना, लाइंस इजीली पास होती है, इट्स हाईली परमिएबल, ध्यान में रखो इस चीज को, आयरन बहुत ज्यादा परमिएबल होता है, ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल्स में क्या लिखा था, आयरन, कोबाल्ट और निकेल लिखवाया था ना, ठीक है। उसमें आप चाहिए तो स्टील भी लिख दो, स्टील, स्टील भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील आपको मालूम है अलॉय होता है, आई थिंक स्टील अलॉय है ना, कि एलिमेंट है स्टील? alloy. हाँ, तो मिक्सचर से बनता है, उसमें स्टील में आयरन भी होता ही है स्टील के अंदर, तो दैट्स व्हाई, हाँ उसके साथ कार्बन होता है, तो स्टील भी एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। स्टील इज आल्सो फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं कुछ दूसरे पॉइंट बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोला था इसकी ससेप्टिबिलिटी तो काफी हाई रहती है, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी इज क्वाइट हाई, ठीक है। अभी खाली इतना देखेंगे कि टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, मतलब जब इसको फेरोमैग्नेटिक को हीट करते हो तो क्या होता है फेरोमैग्नेटिक के साथ, ठीक है। उस टॉपिक को मैं ऐसे नेम दे सकता हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो होता क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो स्टार्टिंग में कुछ खास नहीं होता है, इन द बिगिनिंग नथिंग मच विल हैपन। स्टार्टिंग में मतलब रूम टेम्परेचर के आसपास थोड़ा सा हीट करो तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, डोमेन अलाइन ही रहेंगे एक डायरेक्शन में, कि बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज कपलिंग, ठीक है। सपोज आपके पास ऐसा सब्सटेंस है, ये देखो, ये डोमेन्स है, डोमेन ऐसे है, अलाइंड है, तो अगर आप इसको एज टेम्परेचर यू इंक्रीज, तो ज्यादा स्टार्टिंग में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा माइनर फर्क पड़ सकता है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके डोमेन्स रैंडम होना चालू करेंगे एज यू हीट इट, तो स्टार्टिंग में ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस ससेप्टिबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। लेकिन सपोज तुमने टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया, 500 डिग्री 600 डिग्री तक चले गए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस एट वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे चले गए, इतने ज्यादा टेम्परेचर पे वो थर्मल वाइब्रेशन भी बहुत बढ़ जाती है। अब बहुत हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके डोमेन्स जो है ना वो रैंडम होना चालू कर देते हैं, एक डोमेन इधर चला गया, एक इधर एक इधर, ऐसे रैंडमनेस चालू हो जाती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और काफी हाई टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो सारे एटम्स है ना वो रैंडमाइज्ड हो जाते हैं, मतलब एवरी एटम गेट रैंडम, डोमेन आपको मिलेगा ही नहीं, सारे एटम ऐसे हो जाएंगे रैंडमली ओरिएंटेड। लेकिन ये लो टेम्परेचर पे नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो सारे डोमेन्स ऐसे हो जाएंगे, टूट जाएंगे, सारे एटम्स रैंडम हो जाएंगे और सब्सटेंस आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। डायग्राम समझ रहे हैं? हाँ। तो एक बात बताओ, अगर आपका जो सब्सटेंस है वो ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा ऐसा, तो ये पैरा भी ऐसे ही दिखता है क्या? पैरा भी ऐसे ही था कि डाई ऐसा Yes. दिखता है? Para. पैरा ऐसा दिखता है ना, पैरा में ऑल रैंडम ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा पता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ दैट एट वेरी हाई टेम्परेचर, एक बहुत हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, एट वेरी हाई टेम्परेचर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऑल डोमेन्स कोलैप्स, या ब्रेक भी लिख सकते हो, ब्रेक या कोलैप्स जो भी लिखो, ऑल डोमेन्स कोलैप्स एंड एटम्स randomly oriented, okay, randomly oriented। और ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इट इज अ फेरो एक्चुअली, लेकिन वो आपको बोल रहे हो ना पैरा की तरह दिखने लगेगा क्योंकि सारे एटम्स रैंडम हो जाएंगे, आपको डोमेन दिखेंगे नहीं, डोमेन भी टूट जाएंगे और उसकी जगह खाली एटम्स दिखेंगे जो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, तो कुछ कुछ पैरा की तरह बिहेवियर दिखेगा उसका, ऑल डोमेन्स कोलैप्स, एटम्स रैंडमली ओरिएंट एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस becomes paramagnetic, yes।
फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ना, इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ये एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे होगा ऐसा। तो वो जो पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर है ना जिसपे ऐसा हो जाता है, दैट टेम्परेचर जिसपे ये हो गया, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ये सब क्यूरी ने ही फाइंड किया था। उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, क्यूरी टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, काम आएगा ये। क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर जिसपे फेरो सब्सटेंस पैरा बन जाता है कि पैरा फेरो बन जाता है, क्या बोलूं मैं इसको? फेरो पैरा। पैरा। फेरो फेरो कन्वर्ट्स इनटू पैरा, ठीक है। लेकिन ये रिवर्सिबल फिनोमेना है। आप अगर आप ये लिख रहे हो तो इसके बाद ये भी लिख देना कि दैट इट इज अ रिवर्सिबल फिनोमेना। ये रिवर्सिबल है पूरा। रिवर्सिबल मतलब अगर आप वापस उसको कूल करोगे, प्लीज उस सब्सटेंस को वापस कूल करना चालू करो। जैसे से कूल करोगे ना, फिर से वो डोमेन आपस में वापस बनना चालू कर देंगे। और जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे, वापस डोमेन्स बन जाएंगे। ऑफ कोर्स दे विल बी इन द रैंडम डायरेक्शन, बट वापस डोमेन बन जाएंगे। उसका रीजन वही है, एक्सचेंज कपलिंग, जो क्वांटम मैकेनिक्स वाली फिनोमेना बताई थी मैंने, वो वापस काम करने लगेगी और वापस डोमेन बना लेगी अपने, ठीक है। तो रिवर्सिबल फिनोमेना है। अगेन डोमेन्स विल बी फॉर्म्ड if you go below the Curie temperature. तो ये लिख लो that it is a reversible phenomena. Okay. तो उस टेम्परेचर को Curie temperature बोलते हैं। हाँ, बोलो क्या बोल रहे हो? बना सकते हैं पैरा को फेरो? नहीं नहीं, वो जो नॉर्मली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो फेरो नहीं बनेगा। ये फेरो, जो फेरो सब्सटेंस है, फेरो पहले पैरा बन जाएंगे हीट करने पर, और वापस कूल करने पर वापस वो फेरो बन जाएंगे, ठीक है। पैरा से पैरा, जो 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 नेचुरली पैरा है वो कभी फेरो नहीं बनता है। नेचुरली पैरा वो पैरा ही रहेगा। यहाँ पे फेरो में चल रहा है, फेरो कैन कन्वर्ट इनटू पैरा, ठीक है। डोमेन का जो फीचर है ना, डोमेन का फीचर फेरो में ही होता है। आप पैरा में आप वो फीचर को नहीं ला सकते, फेरो में ही रहेगा वो फीचर। तो ठीक है, अब क्यूरी टेम्परेचर आप समझ गए कि एक टेम्परेचर है जिसपे सब्सटेंस पूरी तरह से पैरा बन जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। आयरन जो है ना, आयरन का भी एक क्यूरी टेम्परेचर होगा। आयरन हैज क्यूरी टेम्परेचर, खाली मैं आयरन का बता देता हूँ। आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 770 डिग्री सेल्सियस, मतलब 770। इस टेम्परेचर पे आप आयरन को गर्म करो, पहले तो वो आयरन रहेगा ही नहीं, वो लिक्विड की तरह बन जाएगा। ऑलमोस्ट इट विल बी लाइक अ लिक्विड एट दिस टेम्परेचर। तो वो लिक्विड की तरह बन जाएगा और उस टाइम पे उसके सारे डोमेन टूट जाएंगे और वो बिल्कुल पैरा की तरह उसके एक्ट करने लगेगा। लेकिन वापस आप कूल करो तो फिर से थोड़े थोड़े डोमेन्स बनना चालू हो जाएंगे आयरन में। तो आयरन का क्यूरी टेम्परेचर है 770, ठीक है। फेरो सब्सटेंस समझा ये, ठीक है, ठीक है। फेरो के बारे में एक चीज याद रखो कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली attracted by the magnetic field, strongly attracted by the field. Okay, clear? Okay. हाँ, ये सब पॉइंट्स क्लियर करो। okay. okay. इसके साथ आपका वो डाय पैरा फेरो खत्म हो गया। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब इस चैप्टर के एंडिंग पे हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। हिस्टेरिसिस पे जाना है, लास्ट टॉपिक वही है। लेकिन हिस्ट्री से जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मैग्नेटिक शील्डिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग, शील्ड। देखो क्या होता है कि अगर आपने सपोज कोई ऐसा एक सब्सटेंस लिया, कोई भी बॉडी ले ली, ठीक है। ये मैंने सपोज कोई भी ऐसा पैरा फेरो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी एक सब्सटेंस ले लिया मैंने, कोई भी नॉर्मल सब्सटेंस है। इसको जब आप पकड़ते हो, इसके आसपास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो होगी ना, नियर अराउंड अर्थ की फील्ड तो होगी, ठीक है। अर्थ की फील्ड स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। लेकिन सपोज मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अर्थ की फील्ड भी ना रहे इस सब्सटेंस को। आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस सब्सटेंस फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। आई वांट टू प्रोटेक्ट दिस सब्सटेंस, या ये मेरा कोई इंस्ट्रूमेंट है या कोई मशीन है मेरी, ये इसको मैं चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ना हो इसके आसपास। आई वांट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सब्सटेंस फ्रॉम अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी ना तो उसमें वो बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इन एब्सेंस ऑफ फील्ड ओनली वो काम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड उनको डिस्टर्ब करती है उनकी वर्किंग को। तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड को हटाना है। अब अर्थ की फील्ड को मैं कैसे हटाऊं? वी कैन नॉट रिमूव द अर्थ फील्ड। अर्थ है तो उसकी फील्ड भी रहेगी आसपास।
इसके लिए क्या किया जाता है, इस सब्सटेंस को है ना एक आयरन के बॉक्स के अंदर बंद कर देना चाहिए. वी शुड कीप दिस सब्सटेंस इनसाइड द आयरन बॉक्स. ओके, मैंने क्या लिखा है ना, टू प्रोटेक्ट सब्सटेंस फ्रॉम मी, कीप इट इनसाइड, ओके, एन आयरन बॉक्स. आयरन का बॉक्स या स्टील का बॉक्स ले लो, उसके अंदर रखेंगे. ठीक है, ये सपोज ये आयरन का बॉक्स है. ठीक है, ठीक है. तो आयरन के बॉक्स पे रखने पे क्या होगा बताता हूं मैं. ये देखो, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, जैसे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये फील्ड लाइंस आ रही है सपोज. तो ये लाइंस आयरन से पास होने की भी कोशिश करेंगी. आयरन बहुत ज्यादा परमिएबल है ना, इट्स हाईली परमिएबल. तो इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइंस आयरन से पास होंगी. लॉट ऑफ लाइंस विल पास थ्रू आयरन. ओके, उससे क्या होगा, ये जो लाइंस अंदर आ रही है ना, वो आने के बाद वो इस सब यहाँ पे ये जो एयर है, ठीक है, एयर से पास होने की कोशिश ही नहीं करेंगे. वो सब लाइंस ऐसे जाने की कोशिश करेंगी, ऐसे एयर में से नहीं जा पाती है. दे डोंट पास थ्रू एयर. वो इसकी प्रॉपर्टी है आयरन की, भी क्या कर सकते हैं. तो सब लाइंस है ना एयर में से पास ही नहीं होंगी, वो जितना हो सके वो आयरन से पास होने की कोशिश करेंगी. ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक हो जाती है. बी इनसाइड बिकम वेरी वीक. सारी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो बाहर की तरफ ही चली जाती है, गो आउटसाइड. आयरन खुद मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके सारे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं, वो अपनी मैग्नेटिक लाइंस बहुत ज्यादा पास होती हैं, बट आयरन से पास होती है. अंदर जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक लाइंस वीक हो जाती हैं. जीरो तो नहीं होती है, बट इट बिकम वेरी मच लेस. जीरो तो नहीं होगा, लेकिन बी बिकम लेस. ठीक है, तो आयरन बॉक्स इसको एज ए शील्ड की तरह काम करता है. ये एक प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की. खाली इतना याद रखो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एज ए शील्ड to protect the substances from the magnetic field. Okay, याद रखेंगे इसको. क्लियर है? Note it down properly. सर आयरन एक मैग्नेट बनेगा, वो भी अंदर मैग्नेटिक फील्ड लेगा ना सर? बनाना चाहिए, बराबर है. आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनानी चाहिए, लेकिन एक बात बताओ, आपको ये मालूम है मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं, मैग्नेटिक लाइंस वो क्लोज लाइंस होती हैं कि ओपन लाइंस होती हैं? मैग्नेटिक लाइन क्लोज्ड लाइंस रहती है. एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ रियलिटी. ये आयरन का बॉक्स है, इसमें अंदर छोटे छोटे से डायपोल्स बन जाते हैं. वो एक एक डोमेन अलाइन हो जाता है ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे डायपोल्स बनते हैं. ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे बनती हैं, ऐसे ये सब मैग्नेटिक लाइंस बनी आयरन के अंदर. ये लाइंस क्लोज लूप बनाना चाहती है ना, तो वो एयर में जाती नहीं, वो ऐसे बना लेती है अपने लूप्स. यस सर, समझा. जो लाइंस बाहर से आ रही है ना, अर्थ की मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, अब उनके पास दो ऑप्शन है. वो एयर में से भी जा सकती है, आयरन में से भी जा सकती है. वो बेचारी आयरन से जाना प्रेफर करती है ऐसे, और फिर ऐसे निकल लेती हैं. क्योंकि आयरन ज्यादा परमिएबल है. अगर सिंपल वर्ड्स में बोलो कि ये एयर है और ये आयरन है, कौन ज्यादा परमिएबल होता है? आयरन. आयरन. आयरन ज्यादा परमिएबल है, मतलब आयरन में से घुसना इजी है, आयरन में से जाना इजी है, तो लाइंस उसको प्रेफर करके उसमें से निकल लेती हैं. इसमें से एयर में से नहीं जाना चाहती है. कोई भी आदमी ज्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ से जाने नहीं चाहते. हम लोग चाहते हैं यार हमारा रास्ता आसान हो जाए, हम लोग आसान रास्ते से निकल ले, क्यों हम लोग कठिन रास्ते से जाएंगे. तो वो एयर से नहीं जाती है, उनकी परमिएबिलिटी कम है एयर की. उसकी जगह उसके आसपास अगर आयरन अवेलेबल है तो वो आयरन से निकलना पसंद करती है लाइंस. ठीक है, ये है काफी कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें. हाँ, कुछ लोगों को डाउट आएगा सर लाइंस को कैसे पता चला कि उसमें से नहीं जाना है. वो आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो समझेंगे उसको. अब टाइम कम है, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसमें. बट एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट. आप थोड़ा ट्राई करो, अगर बाद में कभी समय मिला तो मैं वो भी बस समझा दूंगा. बट इट टेक्स टाइम टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स. ठीक है, लेकिन समझ सकते हैं सब चीजों को एक्चुअली विथ सम लॉजिक. ठीक है, तो मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ. स्टूडेंट, आपने आज 10 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो मैं 10 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ क्योंकि एक टॉपिक बाकी है अभी. इज इट ओके इफ आई कंटिन्यू अप टू 10:10 ना? ठीक है, अभी ज्वाइन आई थिंक आपको कॉलेज 11-12 के बाद ही होगा कुछ ऐसा. नहीं भी जाओ क्या फर्क पड़ता है. सर एग्जाम है. अच्छा, आज एग्जाम है? यस. कौन सा सब्जेक्ट का? इंग्लिश. इंग्लिश ना, तो मेरा लेक्चर मैं इंग्लिश में ही ले लेता हूँ, उसमें क्या हो गया, तो प्रैक्टिस हो जाएगी. सो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस नाउ वी विल स्टार्ट. ओके, इट्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑलमोस्ट, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस. ठीक है,
अब ई क्या होता है उसको कुछ मालूम नहीं है। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, देखो ये मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस ना एक्चुअली में एक अनवांटेड फिनोमेना है, मतलब हम लोग नहीं चाहते ये हो, लेकिन होती है, अभी क्या करें। इट्स एक्चुअली अनवांटेड फिनोमेना। ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है किसी बुक में, लेकिन मुझे मालूम है तो मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से। एक अनवांटेड फिनोमेना है, मतलब नेचर में होती है, अब हम लोग उसको रोक नहीं सकते। अब होता क्या है देखो, अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हो, सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ व्हाट इज हिस्टेरिसिस। अगर आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हो, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख सकते हैं, तभी ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा स्टार्टिंग में। सपोज इसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ठीक है, अच्छी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, सारे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे एक डायरेक्शन में, ये मैग्नेट बन जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने बी लगाई है ना, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग है, मतलब ये एक डायरेक्शन में है, फिर उसी डायरेक्शन में ये इंक्रीज इंक्रीज होते पीक वैल्यू पे पहुंचेगी, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, फिर रिवर्स डायरेक्शन में ये पीक पे पहुंचेगी, मैक्सिमम हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अल्टरनेटिंग है सपोज, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, अल्टरनेटिंग करंट से ही अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, तो सपोज अल्टरनेटिंग करंट है, उससे अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। तो नाउ कैन आई से दैट a ferromagnetic substance is subjected to, it is placed inside alternating magnetic field ना। देखो मैं यहाँ पे वही चीज लिख रहा हूँ, when ferromagnetic substance is subjected to alternating magnetic field, ठीक है। तो उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। जब फील्ड इस डायरेक्शन में ना, तो डोमेन अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ऐसे, ठीक है। आपको वो याद होगा, ये डोमेन सब अलाइन हो गए, मतलब सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया। मैग्नेटाइजेशन इज डिनोटेड बाय आई सिंबल ना, तो आई बन जाएगा, आई भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, आई, ठीक है। आपको याद होगा ये आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जैसे जैसे आपकी ये फील्ड स्ट्रांग बन जाएगी, एज बी विल इंक्रीज, आपका एच भी इंक्रीज होगा। बी और एच ऑलमोस्ट सेम ही चीज होती है, एच भी बढ़ेगा, और ऐसे एच बढ़ेगा तो आई भी बढ़ना चाहिए, तो आई इंक्रीज होता है, मतलब डोमेन्स स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्फ इन द डायरेक्शन। लेकिन बाद में एक बात, अब बी रिवर्स हो गया, मतलब एच का डायरेक्शन भी रिवर्स हो गया, तो डोमेन भी वापस रिवर्स होना चालू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एच चेंजिंग, एच चेंज होता रहता है, उसके साथ साथ आई भी उसके पीछे पीछे चेंज होता रहता है, ठीक है। As H changes, I also changes along with it, ठीक है। एक्चुअली में देखो I और H दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, मतलब जैसे ही H चेंज होगा I भी साथ में चेंज होना चाहिए। H अगर जीरो हो गया तो I भी जीरो होना चाहिए, H अगर डबल हो गया तो I भी डबल होना चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो ये I है ना, वो थोड़ा लैगिंग करने लगता है, इट लैग्स बिहाइंड द H। लैग मतलब वो थोड़ा लेट करने लगता है, पहले H चेंज होता है, उसकी थोड़ी डिले के बाद, आफ्टर सम डिले आई चेंज होता है, मैग्नेटाइजेशन चेंज होती है। पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, फिर थोड़ा गैप आ जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, और फिर उसके बाद आई चेंज होती है, ठीक है। आई पीछे पीछे डिले होने लगती है, उसी डिले को हम लोग हिस्टेरिसिस बोलते हैं। आई लैग्स बिहाइंड एच, दैट इज कॉल्ड एज अ हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस मतलब एक दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, एक्चुअली में हिस्टेरिसिस जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। हिस्टेरिसिस का मतलब होता है कि लैगिंग बिहाइंड, हिस्टेरिसिस मतलब लैगिंग बिहाइंड। तो पहले एच चेंज होता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, उसके बाद मैग्नेटाइजेशन आई चेंज होता है, लेकिन साथ साथ में नहीं चेंज हो पाते। पहले एच चेंज होता है, फिर थोड़ा डिले हो जाता है आई को चेंज होने में, आई उसमें डिले कर देता है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया क्लियर हुआ स्टार्टिंग, ठीक है। दैट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। हाँ, अब आपको हिस्टेरिसिस, आपको क्या पढ़ना है हिस्टेरिसिस में, आपको हिस्टेरिसिस को ना ग्राफ के थ्रू पढ़ना है, यू टू लर्न दैट हिस्टेरिसिस विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना रहा हूँ एक, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। हिस्टेरिसिस भी काफी बड़ा, मतलब इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि 5 मिनट में हो जाए। मैं क्या करता हूँ सुनो, हिस्टेरिसिस की मेन सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज बता देता हूँ मैं, फिर आप एक बार इसको प्लीज टेक्स्ट बुक से पढ़ के देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ न्यू पॉइंट्स भी टेक्स्ट बुक में मिलेंगी, वो आपको समझ में आने लगेंगी फिर। बट अगर नहीं पढ़ा आपने तो सब मिस हो जाएगा। तो आइडिया मैं दे देता हूँ, फिर आप टेक्स्ट बुक से खुद पढ़ लो इसको एक बार प्लीज, ठीक है। अब हिस्टेरिसिस क्या होता है, ध्यान से देखो। हियर वी विल प्लॉट वन ग्राफ, यहाँ पर मैं एच प्लॉट करूंगा, इधर मैं आई प्लॉट करूंगा, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ। सोचो ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है,
इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, सपोज इस डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जब इस डायरेक्शन में फील्ड लगाएंगे तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा। अगर एच को आपने रिवर्स कर दिया, डायरेक्शन ऑफ एच गेट रिवर्स्ड, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया, तो फिर वो मैं उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूंगा, इधर नेगेटिव एच। ठीक है, ये डायग्राम देख लो। स्टार्टिंग में सोचो, स्टार्टिंग में ये एच 0 है, नो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, और स्टार्टिंग में आई भी 0 है, मैग्नेटाइजेशन नहीं है, तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब एच को हम लोग इंक्रीज करेंगे, एच स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। बोलो क्या होना चाहिए, एच को आहिस्ते से बढ़ाना शुरू करो, आई भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। हाँ, तो ये कुछ कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है, मतलब आइडियली स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए, बट नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे रफली बना सकते हैं। देखो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है पता है, एच आप इंक्रीज करते जाओ, आई इंक्रीज होगा, लेकिन कुछ देर बाद ऐसा हो जाता है कांस्टेंट, मतलब आई कांस्टेंट हो जाता है। देखो आप बोलेंगे सर ये आई कांस्टेंट क्यों हो गया? एक बात बताओ, सपोज सारे डोमेन अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, सारे डोमेन अलाइन हो गए, अब उसके बाद क्या और मैग्नेटाइजेशन हो सकता है? और डोमेन अलाइन होंगे? नहीं, एक सैचुरेशन आ जाएगी ना। सपोज सारे डोमेन अलाइन हो गए, उसके बाद तुम क्या करोगे? उसको और मैग्नेटाइज नहीं कर सकते ना उसके बाद, तो एक सैचुरेशन आ जाती है, ये वो सैचुरेशन है, आई बिकम कांस्टेंट। उसके बाद अभी क्या करेंगे, एच को अभी आगे बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज आई कांस्टेंट हो गया है, तो एच बढ़ाओगे तो भी कुछ होगा नहीं अभी। तो एक काम करो, अभी एच को डिक्रीज करना चालू करो, स्टार्ट डिक्रीजिंग एच। सो जब अभी मैं ग्राफ पे आ जाओ प्लीज, मैं एच को डिक्रीज कर रहा हूँ, क्या डिक्रीज होना चाहिए उसके साथ साथ? आई। लेकिन होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था आई थोड़ा लैग करने लगता है, आई भी डिक्रीज हो रहा है। देखो ये देखो, ग्राफ को अच्छे से देखो, आपको समझेगा। ये ग्राफ को देखो, is it I is also decreasing or only H is decreasing now in this graph? ये क्या लग रहा है इधर, क्या मतलब ग्राफ क्या बताएगा, आई भी डिक्रीज हो रहा है कि खाली एच डिक्रीज हो रहा है? आई भी डिक्रीज हो रहा है। आई भी दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ, जिनको कंफ्यूजन है तो आप सिंपल ऐसे याद करो, ये ग्राफ जो मैं अभी बनाया, ये पीछे जा रहा है कि नीचे जा रहा है? दोनों दोनों कर रहा है। पीछे जा रहा है मतलब एच डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है मतलब आई डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। हाँ, ऐसे करते करते ये ग्राफ है ना इधर टच करने लगता है। ठीक है, अब ये पॉइंट को ध्यान से देखो, इज इट अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस ना? जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होती है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, मतलब इस पॉइंट पे एच 0 हो गया, मतलब तुमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया। फिर भी देखो, लेकिन आई 0 नहीं हुआ है, आई स्टिल देयर, थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन रह गया है इसमें। ये देखो, ये मतलब देखो, ये मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, ये एच तुमने सपोज 0 कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पूरा रिमूव कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ डोमेन्स अभी भी अलाइन रहेंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स ही रहते हैं अलाइन, याद है? ऑलमोस्ट ऑल डोमेन्स में ना। हाँ हाँ, तो वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन चलो अगर मैं ऑल नहीं भी मानूं, लेकिन कुछ तो डोमेन्स अलाइन रहेंगे ही, तो वो यही है, तो मैग्नेटाइजेशन रहेगा इसमें। तो डायग्राम में एक काम करो, मैं कुछ सिंबल्स दे देता हूँ डायग्राम में। ओरिजिन को मैंने ओ लिखा है, इसको मैं, इस पॉइंट को मैं ए लिख देता हूँ। तो ओ ए को देखो ध्यान से, ओ ए, ठीक है, ये जो ओ ए है, कैन आई से ओ ए इज अ रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन even though when H becomes 0, remaining magnetization it is. यस। हाँ, अभी ध्यान से सुनना, जो ये remaining magnetization है ना, remaining magnetization which is denoted by the OA in the diagram, ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं retentivity. This OA portion is called as retentivity. इतनी retentivity है। retentivity मतलब वही रेसिडुअल बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन, that is called retentivity. तो ये डायग्राम में ध्यान से देखो, OA जो है ना, ये OA इट इज अ रिटेंटिविटी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक बात बताओ, अभी मैं H को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, लेट्स मेक H इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, आपको डायग्राम में पहले देखो, सपोज मैंने H को ऐसे लगा दिया, देखो तो क्या होगा पता है, ये डोमेन्स अभी वापस उल्टे डायरेक्शन में जाना चालू करेंगे ना, इस तरफ जाना शुरू करेंगे ना, है ना? डोमेन विल अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द बी ना। तो पहले ये डोमेन क्या लगता है, पहले डोमेन डायग्राम देखो, जो डायग्राम है, ग्राफ को मत देखो, पहले डायग्राम देखो। एच मैंने रिवर्स कर दिया है, डोमेन उस तरफ जाना चालू करेंगे। पहले डोमेन रैंडम बन जाएंगे कि पहले उस तरफ अलाइन हो जाएंगे? पहले तो पहले रैंडम बन जाएगी। रैंडम रैंडम हो गया, मतलब आई 0 हो जाएगा। देखो क्या होता है, अब आप एच को नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाओ, ग्राफ ऐसे जाता है,
H is going in the negative direction. जैसे जब H increase करोगे ना, अभी इंटेंसिटी जो रिमेनिंग इंटेंसिटी था मैग्नेटाइजेशन वो कम होने लगेगा और ग्राफ इधर टच करने लगेगा, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब है, देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया ना, इस पॉइंट पे आपका आई पूरा 0 हो गया, जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन था ना वो पूरा निकल गया। तो अभी फिलहाल आई 0 हुआ है, आई 0 का मतलब है सारे डोमेन रैंडम हो गए हैं अभी। तो ये जो बचा हुआ मैग्नेटाइजेशन था ओ ए, उसको यहाँ पे वो 0 हो गया। तो उसको निकालने के लिए एक बात बताओ, उसको निकालने के लिए मैंने इतना रिवर्स फील्ड लगाया ना, इतना रिवर्स एच लगाया ना मैंने, ठीक, इसको चलो मैं बी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को बी। लुक एट दी ओबी पार्ट, कैन आई से ओबी इज एक्चुअली नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव एच व्हिच नीड्स टू बी अप्लाइड टू रिमूव द कंप्लीट मैग्नेटाइजेशन। पूरी मैग्नेटाइजेशन निकालने Yes. के लिए जो मैंने नेगेटिव एच लगाया वो कितना है, नेगेटिव एच ओबी है क्या? OB. OB. इस ओबी को बोलते हैं कोएर्सिविटी, कोएर्सिविटी, ठीक है। बस ये दो न्यू वर्ड्स हैं, कुछ स्टूडेंट अटकते रहेंगे सर ये क्या है रिटेंटिविटी कोएर्सिविटी। देखो एक शॉर्ट में बता दूंगा, जब आप मैग्नेटिक फील्ड एच को 0 कर देते हो, नो फील्ड यू आर अप्लाइंग, उसके बाद भी जो मैग्नेटाइजेशन बच जाता है, उसमें जो बच जाता है वो है रिटेंटिविटी। और नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटाइजेशन बच गया, अब उस बची हुई मैग्नेटाइजेशन को निकालने के लिए आपको रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी, रिवर्स डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी उस बची हुई मैग्नेटाइजेशन को निकालने के लिए। वो जो रिवर्स फील्ड लगाते हो उसको बोलते हैं कोएर्सिविटी, ठीक है। तो कोएर्सिविटी बेसिकली एच है और रिटेंटिविटी बेसिकली आई है, ठीक है। अभी तक क्लियर है जो बताया? तो ये ओबी जो है वो कोएर्सिविटी है और जो ओए है वो रिटेंटिविटी है, ठीक है। इसके बाद ग्राफ अभी सेम होने वाला है। अभी एक काम करो, नेगेटिव एच में आप और नेगेटिव एच लगाओ, तो नेगेटिव एच लगाएंगे ना तो आई भी नेगेटिव डायरेक्शन में बनने लगेगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन विल आल्सो कम इन नेगेटिव डायरेक्शन। देखो क्या हो रहा है, मैं एच को नेगेटिव कर रहा हूँ, आई भी नेगेटिव होता जा रहा है, ऐसे करते करते वापस सैचुरेट हो जाएगा आई, ये देखो ऐसे सैचुरेशन आ गया। एच भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, आई भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, दोनों मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो उसके बाद वापस सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन के बाद हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब एच को वापस कम करना चालू करो, स्टार्ट डिक्रीजिंग द एच। तो देखो साथ साथ में आई भी डिक्रीज हो रहा है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन इट इज। वापस यहाँ पे आके टच करेगा, ये वापस इतना देखो, ये पोर्शन आपका वापस रिटेंटिविटी बनेगा। फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में एच लगाओ, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एच लगाओ, ये इधर कट करेगा, ये आपका वापस कोएर्सिविटी बनेगा, इतना ये कोएर्सिविटी है। और फिर से ये ग्राफ ऐसे टर्न करके ऐसे हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसा बर्ड की शेप का ग्राफ बनता है, कुछ पक्षी के जैसा दिख रहा है। मतलब ये बार बार वही दिखा रहा है कि एच पहले चेंज हो रहा है और आई उसके बाद लेट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, इट्स अ ग्राफ ऑफ हिस्टेरेसिस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें मैं एक पॉइंट बता देता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप इस पॉइंट को आप खुद समझने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछना मुझसे। एक लास्ट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिन सब्सटेंस का रिटेंटिविटी लो होता है ना, हर सब्सटेंस देखो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट रिटेंटिविटी। जो सब्सटेंस होते हैं जिनका रिटेंटिविटी लो होता है और कोएर्सिविटी भी लो होता है, okay? These substances are suitable to make टेम्पररी मैग्नेट्स। टेम्पररी मैग्नेट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं कि जब तक तुम करंट पास करोगे सोलेनॉइड में तब तक मैग्नेट रहेगा वो, और जब जैसे करंट बंद किया मैग्नेटिज्म भी हट जाएगा उसमें से, तो उसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो उसके लिए वो सब्सटेंस बेटर है जिनका रिटेंटिविटी लो होता है और कोएर्सिविटी लो होता है, ठीक है। और जो सब्सटेंस हैं जिनका रिटेंटिविटी हाई है और कोएर्सिविटी भी हाई है, सपोज जिनका रिटेंटिविटी वेरी हाई, कोएर्सिविटी आल्सो वेरी हाई, ऐसे सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं, दे आर सुटेबल टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट्स, suitable to make permanent magnets, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं कौन से सब्सटेंस होते हैं। देखो पहले अगर मैं ये इसका एग्जांपल दूं, रिटेंटिविटी लो कोएर्सिविटी लो, ऐसा सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी लो होती है, और लो होने की वजह से क्या करते हैं कि उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में इजीली बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑलवेज मेड विद सॉफ्ट आयरन, ओके।
ना इसका एग्जाम्पल, कोएर्सिविटी हाई है, रिटेंटिविटी हाई। ऐसा सब्सटेंस जिसकी कोएर्सिविटी हाई है, रिटेंटिविटी हाई है, इसका एग्जाम्पल है स्टील। स्टील हैज अ वेरी हाई रिटेंटिविटी एंड वेरी हाई कोएर्सिविटी। तो स्टील परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये पॉइंट मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इट टेक्स टाइम। आप try to understand it on your own. If not getting, in the next lecture you can tell me, I'll explain. इसके साथ देखो चैप्टर फिनिश हुआ, हार्डली वी फिनिश्ड, ठीक है। मेरी सजेशन रहेगी दैट यू प्लीज प्रिपेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, और कुछ डाउट्स आते हैं तो पूछो नेक्स्ट टाइम। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes. Yes. एग्जाम के लिए ये प्रिपेयर करके जाओ, एग्जाम में ना शायद ये चैप्टर। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।